नमस्कार। वास्तु ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शायद घरों का डिजाइन, नक्शा, यही सब है ना? लेकिन क्या इसका मतलब बस इतना सा है? बिल्कुल नहीं। आज हम वास्तुशास्त्र के हर एक हिस्से को उसकी बिल्कुल जड़ से लेकर उसकी शाखाओं तक एक एक करके समझेंगे। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले वास्तु की असल डेफिनेशन क्या है, वहां से शुरू करेंगे। फिर इसकी जो 4 मेन टाइप्स हैं, उन्हें देखेंगे। उसके बाद एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर जमीन यानी भूमि को ही सबका बेस क्यों माना गया है। और आखिर में धार्मिक वास्तु यानी सैक्रेड आर्किटेक्चर के 5 रूपों की दुनिया में उतरेंगे। तो आइए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ये वास्तु है क्या? इस शब्द का असल मतलब क्या है? चलिए सीधे इसके कोर मीनिंग को समझते हैं। और देखिए इसकी परिभाषा कितनी दिलचस्प है। कहा गया है कि जहां जहां देवता और मानव निवास करते हैं, विद्वान लोग उसे वास्तु कहते हैं। मतलब वास्तु सिर्फ इंसानों के रहने की जगह नहीं है, ये वो हर स्थान है जहां देवता और मानव दोनों रहते हैं। जरा सोचिए, इसका स्कोप कितना बड़ा हो गया। एक मामूली से घर से लेकर एक विशाल मंदिर तक सब कुछ वास्तु के दायरे में आ जाता है। अब इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसे आसान बनाने के लिए 4 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कि ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये हैं वो 4 प्रकार। पहला है भूमि यानी जमीन, दूसरा है देवालय प्रसाद मतलब मंदिर या महल, तीसरा है यान यानी गाड़ियां व्हीकल्स, और चौथा है शयन यानी फर्नीचर और बेड। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है। यहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं हो रही, हमारी गाड़ियां, यहाँ तक कि हमारा बिस्तर भी एक तरह का निवास या वास्तु माना गया है। सोच के देखिए, ये दिखाता है कि ये सिद्धांत हमारी लाइफ के हर छोटे बड़े हिस्से से कैसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब एक नेचुरल सा सवाल उठता है, इन चारों में से भूमि यानी जमीन को ही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख क्यों माना गया है? बाकी चीजें तो इंसान बनाता है, लेकिन जमीन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? और इसका जवाब जितना सरल है उतना ही गहरा भी। कहा गया है इसमें प्रधान वास्तु भूमि ही है, क्योंकि शेष सभी वास्तु भूमि से ही उत्पन्न होते हैं। कितना क्लियर और पावरफुल लॉजिक है ना? सब कुछ जमीन से ही तो शुरू होता है। तो इसका मतलब साफ है, जमीन ही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। आपको मंदिर बनाना हो, गाड़ी चलानी हो या फर्नीचर रखना हो, इन सब के लिए जगह और मटेरियल सब जमीन से ही मिलता है। भूमि के बिना बाकी किसी भी वास्तु के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो अब जब हमने ये 4 मेन टाइप समझ लिए हैं, चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब हम एक खास ब्रांच की बात करेंगे, धार्मिक वास्तु यानी सेक्रेड स्ट्रक्चर्स की दुनिया। धार्मिक वास्तु, जैसा कि नाम से ही साफ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ये कहाँ से निकलती है? ये भूमि के फाउंडेशन पर खड़े देवालय के कॉन्सेप्ट से निकलती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे उन बेसिक प्रिंसिपल्स को सेक्रेड प्लेसेस बनाने के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई किया जाता है। और अब हम आ गए हैं सबसे डिटेल्ड हिस्से पर। इस धार्मिक वास्तु को भी आगे 5 अलग-अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। चलिए अब हर हिस्से को एक एक करके पूरी तरह समझते हैं। तो ये हैं धार्मिक वास्तु के 5 भेद: मंदिर, मठ, धर्मशाला, जलाशय और धार्मिक संस्थान। अब इनमें से हर एक का क्या मतलब है, उसे आराम से समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हैं मंदिर, और यहां पर यह शब्द बहुत ही ब्रॉड सेंस में यूज हुआ है, बहुत इंक्लूसिव है। इसका मतलब सिर्फ हिंदू मंदिर नहीं है, बल्कि हर तरह का पूजा स्थल, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, सब इसमें शामिल हैं। ये अपने आप में एकता का कितना खूबसूरत मैसेज है। दूसरा है मठ। मठ का मतलब है ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है और लोग रहते भी हैं, जैसे कि आश्रम या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यानी बोध विहार। ये वो जगह हैं जहां गुरु और शिष्य एक साथ रहते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और ये अगला क्लासिफिकेशन तो सच में बहुत यूनिक है, जलाशय यानी वाटर बॉडीज। क्या कभी सोचा था कि पानी के स्रोत भी धार्मिक वास्तु का हिस्सा हो सकते हैं? कुएं, बावड़ियां, तालाब और जो पवित्र सरोवर होते हैं, इन सब को भी सेक्रेड स्ट्रक्चर माना गया है। यह दिखाता है कि पानी को, जो जीवन देता है, कितना ऊंचा दर्जा दिया गया था। और आखिरी 2 रूप हैं धर्मशाला यानी ऐसी जगह जो तीर्थयात्रियों के आराम के लिए बनाई जाती हैं, और धार्मिक संस्थान यानी ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो रिलीजियस एक्टिविटीज और एजुकेशन के सेंटर्स होते हैं। तो ये पांचों मिलकर धार्मिक वास्तु का पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं।
तो चलिए एक बार फटाफट पूरे स्ट्रक्चर को समराइज करते हैं। हमने शुरुआत की वास्तु की कोर डेफिनेशन से, देवताओं और इंसानों का निवास स्थान। फिर हमने जाना कि इसका सबसे बड़ा फाउंडेशन है भूमि। इसी फाउंडेशन से एक बड़ी ब्रांच निकली, देवालय। इस ब्रांच के अंदर एक सब ब्रांच है, धार्मिक वास्तु। और फिर इस सब ब्रांच के भी डिटेल्स हैं, जैसे मंदिर, मठ और जलाशय। देखिए कितना लॉजिकल और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना बहुत जरूरी है। अगर वास्तु सिर्फ कुछ नियम कानून की किताब नहीं, बल्कि इंसान, नेचर और दिव्यता के बीच एक हार्मनी, एक तालमेल बिठाने का तरीका है, तो आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर हमारे शहर, हमारे घर इन प्राचीन सिद्धांतों से क्या सीख सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।